इजी है पर ठीक है, देन ऑल्सो वी कैन डिस्कस। फिफ्थ ले लेते हैं पहले। सम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 1.1 kg ऑफ वाटर कंटेन्ड इन अ कैलोरीमीटर of water equivalent 0.01 kg at 15 degree Celsius so that the temperature of the okay let's draw the diagram first। तो ये अपना एक कंटेनर है और इस कंटेनर में बेटा अपने पास ना पानी है और इसमें ना अपने पास 1100 ग्राम पानी है। आई होप आपको समझेगा ये 1100 क्यों लिखा 1.1 kg को ओके। और इसमें जो पानी है उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी आपको पहले से पता होता है 1 होता है। और जो वेसल है उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं दिया है बल्कि क्या दिया है वाटर इक्विवेलेंट। कितना दिया वाटर इक्विवेलेंट बेटा अपने को क्वेश्चन में 0.02 kg। बोलो 0.02 kg कितना होगा बेटा, कितना ग्राम हो जाएगा 20 ग्राम चलेगा बराबर। तो अपने पास कितना पानी है बेटा 1100 ग्राम पानी है और वाटर इक्विवेलेंट कितना है 20 ग्राम ठीक है। और इसमें हम लोग क्या पुट कर रहे हैं बेटा, वी आर पुटिंग स्टीम एंड स्टीम इज व्हाट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ओके। चलो कॉन्सेप्ट में बता दो, कौन हीट लूज करेगा स्टीम और कौन हीट गेन करेगा। अच्छा इसमें यह बोला गया कि ये करने के बाद आपके पूरे मिक्सचर का टेम्परेचर हो गया 80 डिग्री सेल्सियस बराबर। अब बताओ ये वाटर जो है इनिशियली कितने पे था 15, तो कैन यू क्लियरली से दैट कि ये 15 से कितने पे पहुंच गया 80, मतलब हीट गेन किया। और ये जो 100 था वो कितने पे पहुंच गया 80 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंडिंग। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द मास ऑफ स्टीम कंडेंसिंग ओके। अब ये आपने स्टीम कितना यूज किया वो बताया नहीं गया है, कितना मास स्टीम यूज किया m। अब जरा रोल समझ लेते हैं। सबसे पहले बेटा स्टीम क्या करेगा, स्टीम अपने आप को किस में कन्वर्ट करना चाहेगा वाटर में बराबर है। और वाटर में कन्वर्ट होगा और उसके बाद ये जो है इसको एनर्जी मिलेगी और किसको एनर्जी मिलेगी कैलोरीमीटर को। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हीट गेन्ड बाय, कौन कौन हीट गेन कर रहा है बोलो, वाटर प्लस हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। चलो स्टार्ट करें डिस्कशन। अच्छा यहां पे वाटर अपना स्टेट चेंज कर रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, बस 15 से कितने पे जा रहा है 80 पे। तो इसके लिए वाटर के लिए कहने से MW CW डेल्टा थीटा चलेगा बोलो। और इसके लिए कैलोरीमीटर के लिए क्या आना चाहिए मास ऑफ कैलोरीमीटर इंटू स्पेसिफिक ऑफ कैलोरीमीटर इंटू डेल्टा थीटा बोलो। इज दिस पार्ट क्लियर। अच्छा कितना पानी है हमारे पास 1100 ग्राम, ये 1 होता है ना ओके। 1100 है 0 है और ये 0 है 1.1 kg को कन्वर्ट कर दिया ओके। अच्छा स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कितने से टेम्परेचर चेंज हुआ बेटा 80 माइनस 15 कर लो, बोलो कितना हो गया 65। अब जरा याद करो क्या हमको ये दोनों चीज दी गई है, नहीं, इसको रिप्लेस किससे करना पड़ेगा वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट है 20, उसको 1 से मल्टीप्लाई करने का, बोलो डेल्टा थीटा विल बी 65। क्या आपको इतना समझ में आ गया। अच्छा ये पूरे चीज को हम लोग बोलेंगे हीट रिक्वायर्ड है ना, कितना हो जाएगा जरा मैथ कर सकते हैं हम लोग। आई थिंक 65 कॉमन ले सकते हैं तो विल हैव 1120 हाँ चाहे नहीं थैंक यू 1120 इंटू 65। क्या आंसर लिखूं बेटा कैलोरी। इतना समझ में आ गया। ये हीट चाहिए किसको चाहिए बेटा, वेसल को चाहिए साथ साथ वाटर को चाहिए। और हीट देने वाला कौन है स्टीम। अच्छा हीट लॉस बाय स्टीम। तो सबसे पहले स्टीम क्या करेगा अपने आप को क्या कन्वर्ट करेगा पानी में, तो पानी में कन्वर्ट करेगा तो क्या लिखना पड़ेगा MLV। और पानी में कन्वर्ट होने के बाद क्या वही रह जाएगा 9। बोला है पूरा मिक्सचर कितने पे हो गया 80, मतलब वो अब 100 से कितने पे आया 80 पे। इसका मतलब उसने कितने का टेम्परेचर लॉस किया 20 डिग्री का। मास ऑफ स्टीम इनटू क्या पानी बन चुका है, हाँ बन चुका है, तो अब पानी का स्पेसिफिक 1 समझ में आया। अच्छा पहले बता दो ये टर्म किस लिए, पहला वाला टर्म किस लिए, टू कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर एट हाउ मच डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड टर्म काय के लिए, टू कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर इनटू 80 डिग्री सेल्सियस का वाटर। समझा, क्लियर है कहानी। इसमें से
आप मुझे बताइए एलवी की वैल्यू तो पता होती है ना स्टीम की 540, ठीक है। ये जो लेफ्ट में है वो क्या है बेटा, हीट सप्लाई, और ये जो राइट में है वो क्या है, बराबर। दोनों को अगर हम इक्वेट कर दे तो टेल मी अननोन क्या है अपने लिए, एम। क्या हमें एम की वैल्यू आ जाएगी? मैं सॉल्व नहीं कर रहा, बस इतने पे छोड़ दे रहा हूं, कर लेंगे आप लोग। ओके आगे बढ़े, कॉपी कर लेना, बट फिफ्थ वाला भी एक बार डिस्कस कर लेता हूं। फोर्थ वाला ना, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ए इज 1500 kg पर मीटर क्यूब। तो हमें क्वेश्चन नंबर 4 में डेंसिटी ऑफ ए दिया है विच इज 4 बोला था ना बेटा, 1500 kg पर मीटर क्यूब, एंड दैट ऑफ अनदर मटेरियल बी का डेंसिटी हमें दे दिया है बेटा 2000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। इट इज फाउंड दैट द हीट कैपेसिटीज ऑफ 8 वॉल्यूम्स ऑफ ए, तो वॉल्यूम ऑफ ए इज 8। अच्छा, कुछ बोला नहीं है तो हम 8 वॉल्यूम्स ले रहे हैं, 8 यूनिट ले लेते हैं। और वॉल्यूम ऑफ बी भी दिया अपने को, कितना दिया, सॉरी बी का कितना दिया, 12। Okay, it is found that heat capacity of 8 volumes of A is equal to heat capacity of 12 volume. The ratio of specific. तो heat capacity दोनों का सेम है। आपको क्वेश्चन ने पूछा था रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ A and to that of B will be specific heat of A to that of रेशियो पूछा है SA upon SB। स्टूडेंट्स क्या हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा है? कुछ याद करो। हीट कैपेसिटी was defined as amount of heat required to change the temperature of whole mass of a body by 1 degree Celsius, बराबर। हाँ आ जा, m इंटू सी, बराबर, ये समझा? ओके। अच्छा, एस ए बाई एस बी को मैंने बाय मैट, कभी कभी मैं सी ए बाई सी बी लिख देता हूँ, ये पूछा आपने को, चलो दो, ये टर्म बेटर है। ओके, इसमें m क्या है बता दीजिए फटाफट। मास। सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या हमें मास दिया है क्वेश्चन में? हाँ, मास नहीं दिया है, बट क्या हम मास निकाल सकते हैं? बोलो कैसे? डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज डेंसिटी इनटू, क्या आपको मॉडिफाइड फॉर्मूला समझ में आ गया? अब क्वेश्चन ने बोला हीट कैपेसिटी सेम है, तो क्या मैं बोल सकता हूं H1 शुड बी इक्वल टू, तो ρ1 V1 C1 इक्वल टू ρ2 V2 C2। क्या सवाल खत्म हो गया? हाँ हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपको C1 बाई C2 निकालना है, जैसे सी ए बाई सी बी, जैसे आप बोले। क्लियर है कहानी? क्लियर है? ओके। सेकेंड क्वेश्चन, हीट इज सप्लाइड at a constant rate to a sphere of ice which is melting at a rate of 0.1 gram per second. It melts completely in 100 seconds. The rate of rise of temperature thereafter is, okay. क्या क्या दिया है? 0.1 ग्राम पर सेकेंड। प्लीज समझो ये यूनिट क्या है बेटा। ग्राम किसका यूनिट है? मास का। और टाइम किसका यूनिट क्या है? ऐसा क्यों लग रहा है ऐसा क्वेश्चन हुआ है क्लास में? नहीं हुआ? ओके। इट मेल्ट्स देयर आफ्टर इन टाइम t सेकंड, तो टाइम आपको दे दिया बेटा 100 सेकेंड्स। द रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर देयर आफ्टर विल बी, रेट ऑफ राइज ऑफ टेम्परेचर मतलब डेल्टा थीटा आपको पूछा गया, करेक्ट? बोलो ये समझता है आपको? ओके। रेट ऑफ राइज मतलब डिवाइड बाय टाइम भी पूछा गया, तो ये समझेगा। बोलो ये लाइन भी समझेगा, डी थी टी बाई डी टी। रेट ऑफ, रेट मतलब डिवाइड बाय टाइम। इसमें क्या नहीं है मेरे पास? मेरे पास m है? नहीं, मेरे पास m नहीं है, मेरे पास dm बाई dt है। मेरे पास c है। बात किसकी हो रही है? स्फीयर ऑफ आइस विच इज मेल्टिंग। अच्छा, मेल्टिंग में Q को क्या लेना चाहिए बोलो? बराबर, इतना समझते हैं आपको? ओके। नाउ व्हाट एल्स डू वी नीड?
मेल्टिंग का रेट हमने को दिया है dm/dt। अब जरा मैं इसको डिस्टिंग्विश कर रहा हूं बेटा, जरा बताना क्या आपको ये समझा? पक्का? अच्छा, अब इसको थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं। dq/dt को टेक्निकली पावर बोल सकते हो आप। dm/dt इसका मतलब है कितना मास कितने समय में पिघल रहा है। समझता है बेटा? आप बैठते हो मेरी लेक्चर में क्या? नए नए बच्चे नजर आते हैं यार। dm/dt ओके, वो दिया है बेटा, कितना मास कितने समय पिघल रहा है, 0.1 ग्राम पर सेकेंड। ओके, अच्छा ये पिघल रहा है, तो पिघलने के लिए हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन लिखेंगे या फ्यूजन? और इसकी वैल्यू भी आपको पता होनी चाहिए, कितनी? 80। तो आपको यहां से क्या आ गया बेटा? dq/dt। बोलो क्या इतना क्लियर है? ओके, अब इसको हम लोग यहां पे हमसे पूछा गया क्वेश्चन में dθ/dt। अगर मैं इसी चीज को आपके लिए डिफरेंशिएट कर दूं तो आपको ये नजर आएगा, बोलो बराबर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कृपया ध्यान से देखें। देखा? दोनों को क्या सेम है? बोलो। लेफ्ट हैंड साइड म्हणजे काय? राइट हैंड साइड से होना चाहिए। अच्छा, आपको राइट साइड यहां का सॉल्वेबल है, इसका राइट साइड में क्या अननोन है? mc डेल्टा थीटा। ये तो बिल्कुल भी नहीं पता, ये तो क्वेश्चन मार्क है, तो निकालना ही है। बताओ मुझे, पिघल चुका है, बर्फ बन रहा है, वन लेना चाहिए? बोलो भाई, करेक्ट है। और अपने को और क्या पता है भाई? मास क्या है भाई? मास दिया नहीं है, और यहां पे एक और कंडीशन रखा है उन्होंने, टाइम। dθ/dt टाइम का आपका कंस्टेंट यह डाला है, तो आप dq/dt मास अगर आपको नहीं दिया है तो मास भी हम लोग यहां से कुछ मास का कंडीशन निकाल सकते हैं क्या? बोलो कितना बोला? 0.1 ग्राम पर सेकेंड। तो क्या हम बोल सकते हैं कि हर सेकेंड में 0.1 ग्राम पिघल रहा है। हर एक सेकेंड में 0.1 ग्राम पिघल रहा है, तो 100 सेकेंड में कितना पिघला होगा? 10 ग्राम। तो क्या यहाँ पे 10 डाल सकता हूं? बोलो। अब मेरे पास क्या अननोन बचा, फटाफट बता दीजिए। मेरे पास m पता है, मुझे c पता है, मुझे dθ/dt निकालना है, और मुझे राइट साइड वाला सारा चीज पता है। हो जाएगा सॉल्व। क्लियर है? जहां तक हमें लग रहा है इसका आंसर भी हो ही जाना चाहिए, इसमें कोई भी एक ऑप्शन नहीं। ठीक है, यही होना चाहिए लगभग। कर लीजिएगा आप लोग, क्या आता है आपको आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्या करना है? अभी हो गया सब? फटाफट ऊपर से देख लो क्या। ए जानवर, ढंग से बैठ, ढंग से बैठ। द स्पेसिफिक हीट of a metal, the specific heat of a metal at low temperature, the specific heat of a metal at low temperature varies according to the specific heat of a metal varies according to the temperature as, ये देखो बोर्ड पे लिखा है, S is equal to AT cube, S is equal to AT cube, AT cube, okay, where A is a constant, and T is absolute temperature, where A is a constant and T is absolute temperature. Full stop. The heat energy needed to raise temperature of unit mass of a substance
to raise temperature of unit mass of a substance from 1 Kelvin to 2 Kelvin. From 1 Kelvin to 2 Kelvin. चलो, shall I discuss? बेटा हम लोग स्पेसिफिक को एस नहीं, कभी कभी सी बोलते हैं, बराबर, और हम लोग इसको थीटा बोलते हैं. बोलो क्या मॉडिफिकेशन सही है? अच्छा, कैन यू रिमेंबर आई कैन राइट डी क्यू इज इक्वल टू एम सी डी थीटा, स्मॉल हीट स्मॉल टेम्परेचर, बराबर. अच्छा, यहाँ पे सी के जगह पे क्या लिख दूं? ए थीटा क्यू डी थीटा, ये हो गया डी क्यू. बोलो अगर मुझे क्यू चाहिए तो मैं क्यों क्या करना चाहिए? आपको इक्वेशन समझ में आ जाएगा. अगर मुझे क्यू चाहिए तो क्या करना चाहिए? इंटीग्रेट. तो अगर क्यू एम यूनिट मास बोला था तो मास को कितना लेना पड़ेगा बेटा? 1. व्हाट इज डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ थीटा क्यू? थीटा रेज़ टू 4/4, बराबर बराबर. बट लिमिट भी दिया था ना, 1 से लेके, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं. बोलो क्या आंसर आएगा? ए. पहले डालना पड़ेगा 2 का 4 रेज़ टू 4, बराबर. भाई मैं मारूंगा तो सर गिनूंगा एक, समझा? सुधर जा. ए व्हाट इज 2 रेज़ टू 4? 16 माइनस 1 हो जाएगा 15. तो 15 a/4 इज द फाइनल आंसर. चलो ओके, स्टार्ट करूं डिस्कशन. बेटा हम कम टू पेज नंबर 2110, क्वेश्चन नंबर 9. ओके, पे अटेंशन. अ गीजर हीट्स वाटर फ्लोइंग एट अ रेट ऑफ 2 kg पर मिनट. बेटा वाटर का रेट दिया है फ्लो करने का, यूनिट बहुत ध्यान से समझिए. 2 kg पर मिनट इज dm/dt. बोलो क्या आपको इतना समझा? कितना मास एंटर हो रहा है पर. अब जरा इसका डायग्राम भी समझ ले. क्या हमने किया है क्या क्वेश्चन? किया, ऐसा लग रहा है. रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल किया. ओके, गीजर, हाँ बराबर, मैंने डायग्राम भी बनाया. इधर से एंटर कर रहा है, बाहर से निकल रहा है. ठीक है, तो वी आर नॉट गोइंग टू डू. चेक करो एक बार, सॉल्व प्रॉब्लम्स होएगा, नोट्स में है, मेरे को जहां तक लग रहा है. ठीक है, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग दिस. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड टेल मी वेदर यू कैन डू इट और नॉट. क्वेश्चन नंबर 6 एक बार देखो. तो अपन ने 9 कर लिया है, ओके, क्लास में डिस्कस हो गया. 6 एक बार देखिए ऐसा टाइप का क्वेश्चन अपने से हुआ है क्या नहीं. सिक्स आई थिंक हुआ है ना. पहले 1 और 2 को मिलाया, कुछ टेम्परेचर मिला, फिर 2 और 3 को मिलाया, फिर 1 और 3 को मिलाने से क्या हुआ? अपन ने ऐसा क्वेश्चन किया है. ठीक है, ओके. प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ. मॉड्यूल नहीं है बेटा. मैंने तेरे को बिठाया किधर था ये बता पहले. कहाँ बिठाया था? तो तू वहां क्यों गया? तो जगह नहीं है. तू खुद पार्टी कर ले, तेरे को बॉडी भी नहीं बोल सकता. इधर आ, इधर बिया कर ले. और इधर आ. इधर 4 लोग नहीं बैठ सकते? ए भाई पढ़ने का तो पढ़, वरना तो बाहर निकल जा भाई. मेरे पास इधर टाइम वेस्ट करने का टाइम नहीं. ठीक है, मैं अभी दूसरा चैप्टर चालू कर, मतलब दूसरा पार्ट मुझे चालू करना है KTG, बट मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ओनली कि फिर आपको थोड़ा फायदा हो जाए. हाँ, मैं क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा था बेटा. एक बार देखिए और बताइए क्या आप ऐसा कर चुके हैं या इसका अप्रोच आपको समझ में आया है? नहीं किया, बट क्या आपसे हो सकता है? जरा वो पढ़ो. आप कर क्या रहे हो? एक नेल है, नेल को हैमर से मार रहे हो. अच्छा, आप हैमर कितने वेलोसिटी से मार रहे हो? 60.
तो दिस इज योर हैमर, दिस इज योर नेल, बराबर, दिस द आइडिया क्लियर। अच्छा ये हैमर 60 से आ रहा है, हिट कर रहे हो और हैमर का कुछ तो मास है, इसका मतलब ये आप बोल सकते हो कि हैमर के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या मैं बोल सकता हूं काइनेटिक एनर्जी विल बी मास ऑफ हैमर इनटू वेलोसिटी ऑफ हैमर, ये पक्की बात है। अच्छा अब जरा बता दीजिए कि आपको मास ऑफ हैमर दिया है, हाँ, क्या आपको वेलोसिटी ऑफ हैमर दिया है, हाँ, तो मतलब ये चीज आप निकाल सकते हो। दूसरा बोला है कि व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ नेल इफ 1/4 ऑफ द एनर्जी ऑफ हैमर, तो हैमर के पास एनर्जी कौन सी थी, काइनेटिक, उसकी क्या पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी नेल को जा रही है, नहीं, कितनी जा रही है, 1/4। तो आप कृपया ये एनर्जी को निकालें, जो भी आएगा उसका कितना एनर्जी लेना है, 1/4, और उसको किस में कन्वर्ट करना है, हीट में। तो क्या मैं बोल सकता हूं, बोलो ये इक्वेशन समझी, हीट में कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई, 1/4 ऑफ द हैमर। अब ये आपको ऑलरेडी पता था, ठीक है। Q का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, m, बोलो बोलो आगे बोलो, m c डेल्टा थीटा। बट हीट मिल किसको रही है वो बताइए, नेल को। तो ये किसके मास की बात हो रही है, नेल के, वो भी दिया है, बराबर। अच्छा स्पेसिफिक हीट ऑफ नेल भी दिया है, देखो, करेक्ट। तो मैं टिक कर दूं, आपको ये पता है, आपको ये पता है, आपको राइट हैंड साइड पूरा पता है, तो आपके लिए अननोन क्या होगा, वही तो पूछा है, आ जाएगा, बोलो, मांगता है तो खाली लॉजिक लिख लो। जैन बेटा सीरियस लिख ले, उसको लिख ले, कौन सी क्वेश्चन नंबर 7 लॉजिक लिख, बाकी फिर देख लेंगे क्या करने का, वो घर पे आके करना है। डन। जिनको ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन नंबर 3 देखें और मुझे बताएं उनसे सॉल्व हो सकता है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, बस ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। टेढ़े लगा ना चश्मा, सॉल्व करना फटाफट। चश्मे से उसको देख रहा है, क्या है रे बाबा, कैसे कैसे जादूगर आए रे अपने पास जेई पढ़ने के लिए। कोई इम्पल्स इम्पल्स नहीं भाई, हीट लगा लो जरा, इम्पल्स इम्पल्स मत करो। आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा वो बताओ मुझे। अप्रोच तो वही है ना, बस और कर नहीं करना है, फिर हमको इतना ही डिस्कस करना था कि अप्रोच क्या है उसकी। कौन से पेज नंबर पे थे हम लोग, पेज 11। ओके, इज द अप्रोच क्लियर, सेम लॉजिक ही लग रहा है ना, हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, पक्का। ओके, कैन यू डू क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 रीड करो और बताओ। कोई डिफिकल्ट नहीं है, सुनिए, लेकिन यहां पे हो क्या रहा है मैं समझा देता हूं, एक बार आप बता देना। अ लेड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट एंड मेल्ट्स, अज्यूमिंग दैट 40% ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पूरी नहीं कितनी, 40 काइनेटिक एनर्जी इज यूज्ड टू हीट इट्स इनिशियल स्पीड पूछा है। अब बताओ बुलेट पहले कितने डिग्री पे थी, 127, करेक्ट है, और उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 327। तो 127 से 327 में टेम्परेचर चेंज हुआ या स्टेट चेंज हुआ, तो टेम्परेचर चेंज के लिए कौन सी हीट लेते हो, बोलो जल्दी बोलो, mc डेल्टा थीटा, ये लगा दिया। उसके बाद अब वो मेल्ट होगा, तो मेल्ट होने के लिए कौन सी हीट लगती है, लेटेंट हीट ऑफ, करेक्ट है। तो आपको दो हीट लगेगी, कौन कौन सी लग जाएगी, एक तो टेम्परेचर चेंज करने के लिए mc डेल्टा थीटा, और एक कौन सी लग जाएगी। बट ये हीट आई कहां से, काइनेटिक एनर्जी, और कितनी काइनेटिक एनर्जी से, 40%। क्या ये इक्वेशन से अपना सवाल हो सकता है,
जरा टिक करते हैं अपने पास क्या क्या है। MLF, सॉरी माय बैड MLF। ओके, अब जरा देख लेते हैं क्या क्या है अपने पास। C है अपने पास, डेल्टा थीटा भी है अपने पास, LF भी दिया है क्या? दिया है। ओके, बुलेट का मास नहीं दिया है, कोई वांदो नहीं, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में हाफ mv² आएगा, वो m कैंसिल हो जाएगा, तो बस अननोन क्या बचा? सिर्फ v हो जाएगा, v पीछे। इक्वेशन लिखो और आगे आप लोग सॉल्व करके आना। ओके, इतना पार्ट हो गया बेटा। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, हीटिंग कर्व। इसको आप देखिए, इंटरप्रेट कीजिए, नोट्स में जाइए और बताइए क्या करना है इसमें। इसके लिए आपको नोट्स की जरूरत लगेगी। क्लास नोट्स में ही मिल जाएगा कैसे सॉल्व करना है। हीटिंग कर्व की क्लास नोट्स में देखना पड़ेगा आपको। जरा देखो, हीटिंग कर्व में आपको C चाहिए तो आपको क्या करना पड़ता है, नोट्स में देखिए। देखना भाई, मिला हीटिंग कर्व में स्लोप कैसे मिलता है, स्लोप से क्या मिलता है, ये कुछ मिला, ऐसा कुछ कहानी है। हीटिंग कर्व लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था। अरे यार, ये चीज में स्लोप निकाला रहेगा, कुछ मिला, स्लोप से क्या मिलता है बेटा? स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, बराबर, यही मिला आपको, कंक्लूजन आया ये। अब आपको स्लोप निकालने आता है, जहां तक मुझे भरोसा है, ग्राफ से स्लोप निकालने तो आता है ना। अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ओके बेटा, तो अभी आप सुन लीजिए, आपका PYQ क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 19 तक का होमवर्क है, ठीक है, 1 से लेके 19 तक का। तो सर बाकी क्यों नहीं डिस्कस किया? ऑलरेडी हो चुके, थर्मोमीटर वाले ऑलरेडी हो चुके। 18th वाला क्या है? रेजिस्टेंस हो गया ना, RT माइनस R0 अपॉन R100 माइनस R0 इंटू 100 इक्वल टू TC। कुछ याद आ रहा है? नोट चेक करो। टाइप ऑफ थर्मोमीटर्स हो चुका है सब, थर्मल एक्सपेंशन का है, ठीक है। तो ये मिक्स है, कैलोरीमेट्री भी है, थर्मल एक्सपेंशन भी, करना तो पड़ेगा। ओके बेटा, नाउ पुट द हेडिंग काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेस। कैलोरीमेट्री इतना ही था बेटा। हमारे टोटल 3 पार्ट हो चुके हैं चैप्टर के। थर्मोमेट्री हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, कैलोरीमेट्री हो गया, अभी 3 पार्ट और बचे हुए। Okay. We are discussing kinetic theory of gases. Okay. बेटा द थिंग इज कि आपको इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके HSC बोर्ड का चैप्टर नंबर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चैप्टर नंबर 3 है। तो अब तक क्या पढ़े? अब तक जो तीनों चैप्टर पढ़े वो किसके लिए पढ़े? सिर्फ और JEE के लिए पढ़े वो, ठीक है। उसमें आपको शॉर्टकट्स, फॉर्मुलेज, ये सब अच्छे से याद रखना है। इसमें आपको थोड़ा बहुत थ्योरी भी देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। बट मुझे भरोसा है कि आप लोग इसको अगले साल तक भूल जाएंगे, ठीक है। तो आपको रिवीजन ऑलरेडी कराया जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। याद किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। गैस की बात करें बेटा, तो उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है, वीक होता है? पक्का कंफर्म आंसर बोल दो। कोई स्ट्रांग बोल रहा है यार? क्या है? वीक ही होता है। कौन है यार? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग कम होता है, ज्यादा होता है? वेरी लार्ज, दूर दूर होते हैं मॉलिक्यूल्स। ये पार्ट इतना क्लियर है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी इनकी जो है होती है
वो लगभग लगभग जीरो होती है। उसका कारण ये है कि हम मानते हैं कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, मानते हैं, मानते हैं, ये थियरी है, बराबर। बट इसका एक और लॉजिक आप सोच सकते हैं। क्या आपने ऐसा गलती से फॉर्मूला देखा है कभी? ओ वाह, देखा है आपने? ग्रेविटेशन में आता है, करेक्ट है। अच्छा, अब जरा पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला, यूजुअली इसको यू से भी डिनोट करते हैं। सॉलिड्स की तो होती है, नेगेटिव होती है, जो हमने थर्मल एक्सपेंशन में देखा, क्यों नेगेटिव होती है, उसको बाइंड करके रखता है वो सब। बट जी की वैल्यू कोई बता दे अगर, तो बहुत अच्छा होगा। 9.8 नहीं, वो तो छोटू जी की वैल्यू है, तो बड़ू जी है। फर्क है ना छोटू जी और बड़ू जी। अरे पूरा नहीं चाहिए, पावर क्या था? 10⁻⁻11 23 बोल रहे हैं। अरे देवा उठा ले, 2 बार गलत। जहां जो घुसाने का घुसा दो। यस, तो जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻11। द वैल्यू इज -11 itself, very small. अच्छा, मास ऑफ मॉलिक्यूल इज आल्सो वेरी स्मॉल। कैन आई से वेरी स्मॉल इंटू वेरी स्मॉल इंटू वेरी स्मॉल इज वेरी वेरी स्मॉल। तो आपका पोटेंशियल जी लगभग क्या लेना पड़ेगा? जीरो। और मॉलिक्यूल के बीच में कोई अट्रैक्शन रिपल्शन भी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग? ओके, अगर अट्रैक्शन होता तो भाई ये यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? वीक फोर्स है ना भाई, अंडरस्टैंडिंग? ओके, काइनेटिक एनर्जी होती है, हाँ बिल्कुल होती है। क्या मॉलिक्यूल एक जगह बैठे रहते हैं गैस के शांति से? बिल्कुल भी नहीं। वो क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं, मतलब उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, जिसका फॉर्मूला क्या होगा? ½ mv²। करेक्ट है। अब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट चीज है, इट इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। करेक्ट है। अब इसका लॉजिक समझाना पड़ेगा या आपको समझता है? जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डोंट यू थिंक उनका मस्ती बढ़ जाता है? एंड मस्ती बढ़ जाएगा तो क्या होगा बेटा? दे विल स्टार्ट मूविंग विथ लार्ज वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अंडरस्टैंडिंग? तो काइनेटिक एनर्जी उनका बढ़ जाता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो टोटल एनर्जी क्या होगा? सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, अंडरस्टैंडिंग? इज दिस आइडिया क्लियर? अच्छा, जरा ये सुना है आपने आइडियल गैस? आइडियल गैस इक्वेशन तो सबको पता है, बराबर है? यस। बेटा आइडियल गैस इक्वेशन बोल दो, जल्दी जल्दी बोल लो, जल्दी जल्दी बोलो बोलो। PV इज इक्वल टू nRT। सबको क्लियर है ये? ओके, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन हुई, बिल्कुल सही है। बट आइडियल गैस का मतलब क्या है? ऐसी गैस जो ये लॉ को ओबे कर जाए, उसको हम क्या बोलेंगे? आइडियल गैस, आदर्शवादी गैस, अंडरस्टैंडिंग? यही चाहिए हमको। बट ऐसा होता है क्या कि आप सारे कानून और प्रिंसिपल को ओबे करें? बहुत डिफिकल्ट है। तो क्या आइडियल गैस रियल में एग्जिस्ट करता है? तो रियल में कौन सी गैस एग्जिस्ट करती है? रियल गैस। पर अभी आपको कुछ ही बोल रहे हैं, बट अभी नाम ही ऐसा है, अंडरस्टैंडिंग? जो रियल में एग्जिस्ट करता है उसको बोलने का रियल गैस, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता उसको क्या बोलने का? आइडियल गैस। बट पूरा चैप्टर किस पे पढ़ेंगे? आइडियल गैस। अच्छा, चैप्टर स्टार्ट किससे हो रहा है बेटा? देखो, काइनेटिक थियोरी। थ्योरी समझ में आ रहा है? थियोरी ऑफ गैस, थियोरी समझते हैं? ओके, तो आइडियल गैस मतलब अ गैस विच ओबे ऑल गैस लॉ। अच्छा, कौन से गैस लॉ? बहुत सारे हैं, जैसे आपका होता है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेलो-सैक्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ। ये सारे लॉ को ओबे कर जाए तो हो जाएगा आपका आइडियल गैस। ओके, चुप हो जाओ। जो रियल गैस होते हैं ना बेटा, वो आइडियल गैस जैसा बिहेव करेंगे। वर्ड पे ध्यान देना, बिहेव। क्या वो आइडियल गैस है? बिल्कुल भी नहीं। वो बिहेव करेंगे आइडियल गैस जैसा। कब? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे। इनका जो C का वैल्यू है, C जो हम बोलते हैं ना मोलार हीट कैपेसिटी, वो समय के हिसाब से चेंज हो सकता है, टेम्परेचर के हिसाब से, अंडरस्टैंडिंग? तो C वेरीज विथ T। पता है ना आपको, हमने पढ़ा था मोलार हीट कैपेसिटी, बराबर? यहाँ पे C जो है वो टेम्परेचर से चेंज नहीं होता है, यहाँ पे C चेंज हो सकता है। क्या हमको रियल गैस के बारे में पढ़ा है? बिल्कुल नहीं पढ़ा है। केमिस्ट्री वाले पढ़ाएंगे आपको रियल गैस के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है?
हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है रियल गैस से। Assumptions of kinetic theory of gases। कुछ assumptions है, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले assumption लेके ही चलते हैं। पहला चीज, गैस किस चीज से बना हुआ है बेटा? मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? बराबर। जरा ये चीजें बता दीजिए। ये मॉलिक्यूल्स हमने माना है, ये मॉलिक्यूल्स कैसे हैं बेटा? रिजिड है, इलास्टिक है, पॉइंट मास मतलब इनका बहुत छोटा मास है और लाइट वेट है। करेक्ट है? ओके। इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स नहीं है, ये मानते हैं आप? ठीक है, ये हमको अज्यूम करके चलना। अच्छा, वो अट्रैक्टिव फोर्स तो है इंटरमॉलिक्यूलर वाली, बट वो वीक है। अंडरस्टैंडिंग? जिनके कारण इनका पोटेंशियल एनर्जी लगभग क्या हो रहा है? जीरो। आपको ये क्लियर है कि काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। ये हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है। अच्छा, ये गैस मॉलिक्यूल जो है बेटा क्या करते हैं? ऐसे फुकट में ऐसे बैठे हुए नहीं, दे मूव। किधर मूव करते हैं? विथ डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। सर ये डिफरेंट वेलोसिटी क्यों? सबकी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं होगी सबकी वेलोसिटी सेम। कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। वेलोसिटी स्केलर है, वेक्टर है? पहले ये बता दीजिए। अगर इसमें भी अभी भी डाउट है भाई, तो अभी छोड़ दी पढ़ाई भाई। यस, वेक्टर है तो भाई कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड भले ही सेम हो बट डायरेक्शन तो अलग अलग है। अच्छा, क्या सबका मैग्नीट्यूड सेम है? वो भी नहीं है, एक रेंज है। रेंज मतलब क्या? कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड हो सकती है जीरो, कुछ मॉलिक्यूल की स्पीड क्या हो सकती है? इन्फिनिटी। जो मैं बोल रहा हूं बेटा उसको ध्यान से समझिए, ये एक रेंज है। मतलब एक मॉलिक्यूल बहुत स्लो मूव करेगा और कुछ मॉलिक्यूल होंगे जो बहुत फास्ट मूव करेंगे। लेकिन अगर सब मॉलिक्यूल है तो सब मॉलिक्यूल सेम स्पीड से नहीं मूव करेंगे। यू ऑल आर लाइक मॉलिक्यूल। क्या सबको सेम मार्क्स आता है? नहीं आता ना। अंडरस्टैंडिंग क्लियर है? ओके है ना? सब अलग अलग पोटेंशियल के हिसाब से काम करते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं, एक नाम है बेटा, मेरे को लग रहा है ये सुना है कहीं ना कहीं, सुना है? ब्राउनी। अरे देख भाई, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं हम लोग इसको। रैंडम मोशन है, डिफरेंट डिफरेंट। नहीं सुना है? पहली बार सुन रहे। गैस मॉलिक्यूल्स यूजुअली जो है वो ये जो मैंने बोला है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। अंडरस्टैंडिंग? ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई थी। अच्छा, जरा मोमेंटम के बारे में पढ़ा सर ने थोड़ा बहुत, सेंटर ऑफ मास चालू कर दिया तो आपको मोमेंटम तो पता होगा। अब बताइए, अगर गैस मॉलिक्यूल्स के पास वेलोसिटी है और मास मान लो बहुत ही कम है लेकिन वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो कुछ ना मोमेंटम होगा। अच्छा, अगर मोमेंटम होगा, टकराएगा तो रिटर्न आएगा। यहां पे कौन सा शब्द यूज किया है? इलास्टिक। तो कोलिजन मान लीजिए इलास्टिक है। अच्छा, कोलिजन हो गया आपका? नहीं हुआ। तो अगर वो mv से जाएगा तो रिटर्न कितने से आएगा? mv से जाएगा तो रिटर्न कितने से आएगा? -mv से। ना मास चेंज हुआ, ना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ? सिर्फ डायरेक्शन, गया और आया। अच्छा, अगर मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लग जाएगी। कैन यू रिमेंबर न्यूटन का सेकंड लॉ? F = dp/dt। अरे F = ma जो आता है वो dp/dt से तो आता है। dp का मतलब क्या? डिस्प्ले पिक्चर। बोल क्या होता है dp का मतलब? क्या बकवास कर रहा है यार? dp का मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम। और dt का मतलब क्या? चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये क्लियर है dp/dt। तो अच्छा, फोर्स लगेगी। अच्छा, फोर्स लगेगी तो प्रेशर भी आ सकता है। अब समझ में आ रहा है कि गैस मॉलिक्यूल के मस्ती के वजह से मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम की वजह से क्या आ रहा है? फोर्स आ रहा है, फोर्स की वजह से क्या आ रहा है? प्रेशर आ रहा है। तो अगर ये गैस मॉलिक्यूल रुक जाए
तो बेटा मोमेंटम की भी बात नहीं आएगी, ना फोर्स आएगा ना प्रेशर आएगा। अंडरस्टैंडिंग? इसका मतलब ये है कि इनको हर वक्त क्या करते रहना है, मस्ती करते रहना है, मूव करते रहना है, करते ही रहते हैं वो। अंडरस्टैंडिंग? चलो ये लाइन समझ में आई? दे कोलाइड विथ ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। और कोलिजन कैसा है बेटा? कोलिजन इलास्टिक है। अच्छा, अगर कोई कोलिजन इलास्टिक है बेटा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना हो जाता है? 0। अंडरस्टैंडिंग? अच्छा अभी सुनिए, जब ये कोलाइड किए तो क्या हुआ? जब ये कोलाइड किए तो हमारा पी चेंज हुआ। पी का फुल फॉर्म, पी का इसका सिंबल है मोमेंटम का, तो लिख देता हूं पूरा वर्ड्स में। क्या चेंज हुआ? मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम अगर चेंज हो गया तो क्या आ गया? फोर्स आ गया। बोलो। और फोर्स आ गया तो क्या आ गया? प्रेशर आ गया। इसका मतलब यह है कि गैस मॉलिक्यूल क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो हमारे सर के ऊपर अभी एक प्रेशर आ रहा है, कौन सा प्रेशर है? ग्रेविटी का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है देवा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो गैस है, जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या कर रहे हैं? रुके हुए या मस्ती में? मस्ती में। इतना क्लियर है? प्रेशर एक्सर्ट होता है। अबे ये 4 नहीं दिख रहा देखो। सुनो सुनो मेरी बात सुनो। एलपीजी सिलेंडर सबने देखा है, 14.5 या 15.5 kg का होता है, करेक्ट है? उसके अंदर गैस है। अगर हम लोग वो सिलेंडर का नॉब ओपन कर दे और ये रूम में रख दे, लेट्स से, फटेगा कैसे? कंबशन नहीं कर रहे दादा। अंडरस्टैंडिंग? तो वो गैस लीक होएगा, पूरे रूम में फैलेगा। तो कहने का मतलब है वो गैस को हम चाहते तो इतने सिलेंडर में रख सकते थे, लेकिन उसको मौका मिला तो पूरे रूम में फैल गया। अब ये लाइन को पढ़ो। गैस का एक्चुअल वॉल्यूम तो कम ही था, बराबर, बट उसने पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले लिया। अंडरस्टैंडिंग? तो टेक्निकली आप वो गैस को इतने से कंटेनर में भी रख सकते हो, 1 किलो गैस इतने में भी रख सकते हो, और चाहो तो 1 किलो गैस ये पूरे रूम में भी फैला सकते हो। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग? तो एक्चुअल वॉल्यूम बहुत कम होता है, लेकिन सब सॉल्व करें तो कौन सा वॉल्यूम लेने का? फॉर एग्जाम्पल मान लो मुझे लगाना है पीवीसी को एनआरटी, तो पी तो प्रेशर होगा, वी क्या लूंगा? ऑलवेज टेक वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। Understanding while solving? और कोई लॉजिक भी नहीं। एक्चुअल वॉल्यूम कैसे निकालोगे आप? तो वही तो बात है ना। अगर आपने, सुनो सुनो मेरी बात, जैन आपने इतने में रखा, आपका मन किया आप पिस्टन को छोटा कर दिए। सुनो सुनो, क्या गैस ने, सुनो सुनो, क्या गैस का यहां पे प्रेशर चेंज हुआ? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पे आप ये बोल सकते हैं कि उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, और वो आपको फिजिकली भी दिख रहा है। अरे भाई, आपने प्रेशर बढ़ाया तभी तो गैस अंदर गई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं इसका वॉल्यूम क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम है एरिया इंटू हाइट। बोलो नहीं समझा? और अभी इसका एरिया वही है, खाली हाइट हो गई एच डैश। अंडरस्टैंड? तो आपने किसकी वॉल्यूम ली? बोलो। कंटेनर की ली ना, कि पिस्टन के नीचे जो भी एरिया आया उसकी वॉल्यूम ली। कहां गैस की वॉल्यूम काउंट हुई?
अंडरस्टैंडिंग। और गैस को आप रोक भी तो नहीं सकते, आपको रोकना है तो किधर ही रोकोगे, कंटेनर में। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो हमेशा किसका लेना है, कंटेनर का लेना है। अच्छा ये बात समझिए, ऐसा नहीं है कि गैस यहां कहीं पे अपना बहुत ज्यादा डेंसिटी बना ले, या गैस यहां कहीं पे कम डेंसिटी पे रहे, सब जगह पे उसकी डेंसिटी क्या रहेगी? जब ये कोलाइड करते हैं बेटा, बस समझाने के लिए, इधर ही गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, दिख रहा है आपको? हर किसी से टकरा रहे हो, ठीक है, दे आर कोलाइडिंग। तो क्या हर किसी से डिस्टेंस इक्वल कवर कर रहे हैं? नहीं। अरे भाई, क्या मॉलिक्यूल इक्वली स्पेस्ड है? जिन लोग में मस्ती है वो क्या एक जगह पे बैठ सकते हैं क्या? बराबर। तो दे आर रोमिंग ना इधर उधर, बराबर। तो यहां से यहां मॉलिक्यूल का डिस्टेंस, यहां से यहां कम कम, तो डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट डिस्टेंसेस। तो हमको अगर चाहिए कि इसमें टोटल पाथ लेंथ कितना लिया, पाथ लेंथ याद आता है, काइनेमैटिक्स में पढ़ते थे। ए भाई जॉब छोड़ दूं, तू ही पढ़ा दे। नहीं अभी रुक जा, पहले बात हो जाए, ठीक है? इतना पानी तो है ना बेटा? कैसा गंदा पानी मतलब? अच्छा उसका स्मेल आ रहा है कुछ वैसा है क्या? अच्छा ठीक है, तो 2 मिनट रुक जाओ बस, अभी ये खत्म हो रहा है। तो ये डिस्टेंसेस अलग अलग है, तो ये सारे डिस्टेंस का मीन निकाल रहे हैं। मीन समझते हैं? एवरेज। और इस एवरेज डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अब ये वर्ड का ब्रेकअप कर लो। पाथ मतलब रास्ता, डिस्टेंस। फ्री मतलब भाई साहब बंदे अलग ही भंड लेवल पे। क्या ये मॉलिक्यूल को इधर से उधर जाने में पैसा देना पड़ रहा है क्या रे? फ्री सस्ता मतलब ये फ्री विल है, जिधर जाना चाहता है उधर जा रहा है, इच्छा है उसकी जिधर जा रहा है। तो पाथ क्लियर है, रास्ता। फ्री मतलब इट इज फ्री टू मूव, एंड मीन मतलब उनका एवरेज। तो अगर यहां से यहां डिस्टेंस d1 लिया, यहां से यहां डिस्टेंस d2 लिया, ये डिस्टेंस d3 लिया, तो कुल मिला के ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल देंगे? d1 प्लस d2 प्लस d3 प्लस डॉट 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 dn, है ना, अपॉन n। n समझ में आएगा कितने डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, नंबर ऑफ डिस्टेंस। क्लियर है ये सब असम्पशंस? चलो फटाफट लिख लो। गैस लॉस पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला लॉ पढ़ रहे हैं बेटा। अबे बाद में आएगा, पहले गैस लॉ। फर्स्ट डिस्कशन इज बॉयल्स लॉ। गैस के लॉज है बहुत सारे, तो हम लोग पहला वाला बॉयल्स लॉ स्टार्ट कर रहे हैं। यस, किसी को आता है बॉयल्स लॉ क्या है? याद था बट भूल गए, वाह। P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ओके, तो प्रेशर और वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा आपको बाय डिफॉल्ट? तीन ही तो वेरिएबल है ना, PVT, बराबर। तो अगर आप प्रेशर और वॉल्यूम की स्टडी करना चाहते हैं तो क्या कांस्टेंट रखना पड़ेगा? टेम्परेचर। अच्छा, टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब उसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोलेंगे। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है बेटा। क्या कांस्टेंट होना चाहिए आपका? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, दैट इज व्हाई यू कैन राइट P1 V1 इक्वल टू P2 V2। फेयर इनफ। ग्राफ का डिस्कशन चालू करते हैं। चलो P वर्सेस V का ग्राफ बताओ कैसा होगा? प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, तो इट शुड बी लाइक प्रेशर बढ़ेगा तो
कब होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल? बोलो कैसा आएगा? ग्राफ का नाम बताओ यार। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलने का? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ हैज टू बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अंडरस्टैंडिंग? कौन है? कहां से आ रहे हैं? चलो, P वर्सेस 1/V। अभी आपने क्या पढ़ा? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। करेक्ट है? तो P इज इक्वल टू K अपॉन V। बोलो। आई होप दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर। अच्छा, प्रेशर इज ऑन विच एक्सिस बेटा? देखो, प्रेशर इज ऑन विच एक्सिस? Y। एंड 1/V एज अ होल इज ऑन विच एक्सिस? तो इट इज ऑफ द फॉर्म y is equal to kx ना, which means it is of the form y is equal to mx. Understanding? Straight line. Understanding? Clear है? Okay, next. What if I draw a graph of PV versus V? PV versus V. Girls, what are you guys doing? क्या कर रहे हैं आप लोग? PV वर्सेस V। थिंक सोचो कैसा ग्राफ बनेगा। PV का फुल फॉर्म बोलो। प्रेशर इनटू वॉल्यूम। सिंपल। द लेजेंड ऑफ कोरल। एक से एक है। PV pressure into volume. There's no velocity, please. उल्टा जाएगा। ओके बेटा, व्हाट इज P into V एक्चुअली? इट इज कांस्टेंट ना। तो बेसिकली मैं ग्राफ बना रहा हूँ कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। इसका मतलब ये कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो भी कांस्टेंट क्या रहेगा? कांस्टेंट। वॉल्यूम घटेगा तो भी क्या रहेगा? मतलब वॉल्यूम कुछ भी होने जो कांस्टेंट की वैल्यू चेंज होने वाली। बोलो कैसा? अब देख सकते हैं वॉल्यूम बढ़ रहा है बट कांस्टेंट अभी भी क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर है? क्या आपको दिख रहा है? ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। पक्का? ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा, अभी आपको पता है T1 बड़ा है, T2 बड़ा है। अब ये आप बोल तो सकते हैं हाँ ये बड़ा है, लेकिन उसके लिए लॉजिक क्या सपोर्ट करेंगे वो बताइए। व्हाट इज द लॉजिक यू आर गोइंग टू सपोर्ट फॉर दिस? और हाइट से क्या लेना देना? बोलो क्या समझ में आ रहा है इससे? ओके, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? अरे देखो, P वर्सेस V का है। मतलब बेसिकली मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हमने ये एक्सपेरिमेंट को किया एक गैस लेके। लेट्स से हम लोग कन्वीनियंस के लिए कौन सा गैस ले लेते हैं? ऑक्सीजन। करेक्ट है। और ऑक्सीजन में हमने कंटेनर को भी फिक्स रखा। लेट्स, ठीक है। और हमने बस इतना चेंज किया कि पहले गैस का टेम्परेचर T1 रखा और दूसरे का कितना रखा? T2। समझ में आ रहा है? बस वही चेंजेस है, बाकी प्रेशर सेम है और वॉल्यूम भी। P और V का ग्राफ हम लोग स्टडी कर रहे हैं, बट द थिंग इज कि दोनों गैस को अलग अलग टेम्परेचर पे रखा है। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। ओके, सो हाउ कैन वी सॉल्व दिस? कैन यू सी आई हैव ड्रॉन अ पिंक लाइन? अच्छा, इस लाइन पे मुझे बता सकते हैं कौन सा कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा? एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहेगा, वाई चेंज होता रहेगा, वाई बढ़ सकता है। अंडरस्टैंड? तो कहने से दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट? बोलो, तुमने क्या बोला? कौन सा रहेगा कोऑर्डिनेट सही रहेगा? एक्स वाला। तो कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर, ये समझा? अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग आपको ये समझा कि ये लाइन दो जगह पे हिट कर रही है। एक किधर हिट कर रही है? यहाँ पे, और एक यहाँ पे हिट कर रही है। क्या बोल सकता हूँ? इसको P1 बोलना चाहिए, इसको P2। आपको दिख रहा है इतना पार्ट? अच्छा, अब
जरा मेरी बात सुनिए और ध्यान से समझिए। कहना है से पीवी इज इक्वल टू, ये ग्राफ का एक्सप्लेनेशन यहाँ पे यहाँ से चालू हो रहा है ग्राफ, देखिए कहना है से पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। दिस इज विच इक्वेशन आई हैव रिटन बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। अच्छा अब बताइए एन को 1 ले सकता हूँ कन्वीनियंस के लिए, तो एन 1 हो गया तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा आर भी तो कांस्टेंट है बेटा। अच्छा मैंने जो लाइन ली है उस लाइन पे मैंने क्या कांस्टेंट लिया है? वॉल्यूम। वॉल्यूम अरे बोलो भाई, तो क्या वॉल्यूम को भी कांस्टेंट ले सकता हूँ? तो जो चीज सर्कल कर दी है आपको समझाने के लिए वो सारी चीजें क्या है? तो इसके हिसाब से प्रेशर और टेम्परेचर कैसे प्रोपोर्शनल हुए? क्या आपको समझी मेरी बात? अब आप बताइए फ्रॉम द ग्राफ ऑब्जर्वेशन से अगर देखेंगे तो P2 और P1 में कौन सी वैल्यू बड़ी है? बोलिए। P2 दिख रहा है, P1 इतना है और P2 इतना है, तो P2 ग्रेटर देन P1, जिसके कारण हम बोल सकते हैं T2 ग्रेटर देन T1 बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो जैन सही तो था विदाउट लॉजिक। ओह अब दूसरा लॉजिक देखिए, वो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक बात बताइए, सुनिए काइनेमैटिक्स से पहले ये बताइए, अगर ये ग्राफ है और मैं आपसे कहूं इसका मुझे एरिया निकालो, तो व्हाट विल बी एरिया ऑफ दिस कर्व? सर इसको कनेक्ट करने का और इसके नीचे जो भी आएगा वो एरिया रहेगा, एंड दैट विल बी y इंटू एक्स। बोलो समझा? यही करते हो, एरिया मतलब x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। पक्की बात? सेकेंड बेंच इधर ध्यान दो। ओके तो P और V यहां पे लिख दिया। बोलो इतना पार्ट समझा? तो अगर मैं आपसे पूछूं एरिया, ये मेथड 2 है, मेथड 2। अगर मैं आपसे कहूं एरिया क्या है तो आप क्या बोलोगे? सर एरिया मतलब x और y के कोऑर्डिनेट को क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। मतलब किसको किससे मल्टीप्लाई कर देना? P को V से। बट आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV क्या होता है? nRT। बोलो समझ में आया? करेक्ट है। इसका मतलब आपका एरिया किसको प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर को। क्या आपको कहानी समझी? आप जरा बताओ, कौन सा एरिया ज्यादा है एरिया अंडर कर्व? येलो या रेड? रेड एरिया ज्यादा ऑब्जर्व हो रहा है। ओके और रेड एरिया किसके लिए था? जरा ऊपर वाले ग्राफ से आप बता दीजिए। T2 के लिए था ना। तो एरिया 2 इज ग्रेटर देन एरिया 1, देयरफॉर T2 ग्रेटर देन T1। कर लो। क्या मस्ती चल रही है? दोनों मेथड क्लियर है? विच एवर यू वांट टू यूज यू कैन यूज इट। सेम टेम्परेचर, दोनों सेम टेम्परेचर, बट मासेस क्या लिया मैंने? M1 और M2। स्टार्ट करें। अच्छा कहाँ गया? बोलो। कैन एनीवन टेल मी दिस लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? दिस लाइन रिप्रेजेंट्स कांस्टेंट। यहां पे वर्टिकल लाइन क्या रिप्रेजेंट करती थी कि एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल क्या लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। मतलब इस लाइन पे हर जगह प्रेशर क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या सबको इतना समझा? बोलो इज दिस पार्ट क्लियर? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फटाफट मुझे आइडियल गैस इक्वेशन बता दो चलो। ये लाइन का मतलब समझा? टी को सर्कल क्यों किया? अच्छा P को सर्कल क्यों किया? ये लाइन का मतलब समझ में आ गया। इसका मतलब आपका वॉल्यूम N और R पे डिपेंड कर रहा है। बट डोंट यू थिंक N को हम लोग बोल सकते थे मास अपॉन मोलार मास? पक्की बात? ओके R कांस्टेंट है तो इसको तो लिखना भी नहीं चाहिए था, हटा देता हूँ फिलहाल। बोलो ठीक है, इतना समझा? तो अब अपने पास किस, ठीक है अच्छा। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मास।
अरे भाई साहब, ये तो अलग ही चलता है। ठीक है, पक्का। अब जरा इंटरसेप्ट पे चेक करते हैं। ये जहां पे टच किया, ये जहां पे टच किया, उसको नीचे बैक ड्रॉप किया, बोलो करेक्ट है। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं M2 के लिए तो इस पॉइंट को बोलना चाहिए 1/V2 और इस पॉइंट को क्या बोलना चाहिए 1/V1। चेक किया। अच्छा, फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन कैन यू टेल मी, सेलेक्ट होता है क्या ये सेलेक्ट होके क्या होगा, नीचे आएगा क्या सेलेक्ट क्या हुआ फिर? सेलेक्ट आई थिंक मेरे को लग रहा है इससे होगा ना, ये होता है ना सेलेक्ट का पार्ट। अरे ठीक है, चलो P आ जाएगा बस। हाँ, अब बताओ 1/V1 बड़ा लग रहा है ग्राफ में, है ना? देख लो, यू कैन सी दैट 1/V1 appears to be greater than 1/V2 दिख रहा है, 1/V1 और ये 1/V2। इसका मतलब V2 इज ग्रेटर देन, बोलो। अच्छा, V और M कैसे प्रोपोर्शन है? तो M2 ग्रेटर देन। मगज में आया क्या? क्लियर नहीं? अगर मैं आपसे पीवी और यू का ग्राफ बनाने बोल दूं तो? अच्छा, पीवी क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, इस कांस्टेंट को हम लोग एक्चुअली क्या बोलते हैं बेटा? टेम्परेचर। बोलो, ये समझा? अच्छा, यू का फॉर्मूला होता है NCVT। कुछ याद आ रहा है? एक्चुअली आप ऐसा पढ़ते हो, पढ़े हो कि नहीं केमिस्ट्री में? केमिस्ट्री का थर्मोडायनेमिक्स हो गया राजा जी। du इज इक्वल टू NCVDT। इसका मतलब इंटरनल जी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? टेम्परेचर। तेरे ध्यान किधर है? फिजिक्स इधर है, क्या कर रहा है? बोलो, ये समझा? करेक्ट है। तो इंटरनल जी किसका फंक्शन है? टेम्परेचर का। तो क्या मैं बोल दूं इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और पीवी किसको प्रोपोर्शनल है? टेम्परेचर। तो डोंट यू थिंक मैं दोनों कांस्टेंट चीज का ही ग्राफ बना रहा हूं? अरे एक बार इसको अच्छे से पढ़िए। इस प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो पीवी आपके लिए क्या है? कांस्टेंट। और यदि टेम्परेचर कांस्टेंट तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट। तो कौन सी चीज बढ़ रही है? कोई भी नहीं। कौन सी चीज घट रही है? कोई भी नहीं। अंडरस्टैंडिंग? तो इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? बढ़ने वाले का ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाता है, घटने वाले का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाता है। इसका कैसे बनाओगे? कांस्टेंट का ग्राफ या तो ऐसा हो जाएगा या तो ऐसा हो जाएगा। बट कांस्टेंट में एक चीज कांस्टेंट होना मांगता है ना, यहां तो दोनों कांस्टेंट है। अगर ऐसा बना दिया इसका मतलब T और T दोनों बढ़ रहे हैं, पर T नहीं बढ़ सकता क्योंकि कौन सा प्रोसेस है? आइसोथर्मल। अरे भाई, टेम्परेचर हैज टू बी कांस्टेंट। अगर आप बोल रहे हो, चलो ये हटा देता हूं, आप क्या बोल रहे हो सर? अभी कैसा बनाओ? मैं क्या सर एक्स पर ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, एक्स एक्सिस पे बना दूं। तो एक्स एक्सिस पे बनाने का मतलब क्या है कि आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट तो बढ़ रहा है ना। इसका आंसर आएगा सिर्फ एक डॉट, सिर्फ एक डॉट। अंडरस्टैंड? क्लियर? एक डॉट बस। आप बना ही नहीं सकते। कैसे बनाएंगे लाइन? कोई भी तेरे हिसाब से लाइन बना लो। मैंने आपने बोला कि सर बढ़ती हुई लाइन, वो भी नहीं बन रहा है। कांस्टेंट लाइन, वो भी नहीं बन रहा है। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो भी नहीं बन रहा है। पैराबोला तो बनने का सवाल ही नहीं है भाई। जब दोनों चीज कांस्टेंट है तो ग्राफ क्या आ रहा है? एक डॉट। कृपया करके इतना लिख लें। बोलो। कौन सा? हाँ, ये वाले ग्राफ का बोल रहे? देखो ना, मैंने पी को कांस्टेंट लेके सॉल्व करने का कोशिश किया। पी को कांस्टेंट, हाँ, पी बढ़ता है तो वी, हाँ, तो 1/V डाला है ना मैंने, तो पी बढ़ रहा है तो वी बढ़ रहा है, तो 1/V बढ़ रहा है ना। हाँ, लिखा रहे।
डन। चलो नेक्स्ट लो। चलो क्या कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ। तो P और V का रिलेशन हो गया, अब V और T का रिलेशन डेवलप कर रहे हैं। याद है किसी को चार्ल्स लॉ? V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 विच इज करेक्ट। तो इसका मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही है तो कांस्टेंट किसको रखा है फिर? प्रेशर। पढ़ा रहा हूं तो तेरा ध्यान किधर है? सीधा बैठ, हाथ हटाओ उधर से। बेटा प्रेशर कांस्टेंट है तो उसको कौन सा प्रेशर बोलते हैं हम लोग? आइसोबैरिक। Volume is directly proportional to what? Temperature. But provided what remains constant? Pressure. So we are going to write V is directly proportional to T. But condition क्या है कि आपका प्रेशर क्या होना चाहिए? Constant. तो can I write V is equal to KT? Proportionality हटा के constant डाल दिया. Which means V upon T will be equal to what? Constant. Which means V1 upon T1 should be equal to what? Is this clear? ठीक है. Let's start with graphs. बेटा V वर्सेस T का ग्राफ कैसा होना चाहिए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पूरा। हाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ ड्रॉन? स्ट्रेट लाइन कहां से पास होना चाहिए? ये वाला सही है या ये वाला सही है? दोनों सही है। सेकेंड, ओके। दोनों सही है। कंडीशन देख लिया, एक किस में है और एक किस में है? सर ऐसा क्यों? एक बात बताओ, ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है? इस पॉइंट पे कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो है? एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो वॉल्यूम 0 नहीं है। प्रैक्टिकल है, सोच लो। हाँ है। क्या अपने इंडिया में 0 डिग्री टेम्परेचर जाता है? हाँ जाता है, बहुत। 0 से कम भी जाता है, हिमाचल में जाता है, जम्मू कश्मीर में जाता है, करेक्ट है, पक्का। तो क्या पे वहां पे एयर की वॉल्यूम खत्म नहीं है? ऐसा होता है ना? मतलब 0 डिग्री पे भी कुछ ना कुछ तो एयर है वॉल्यूम। अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग। यहां पे बताइए, यहां पे कोऑर्डिनेट क्या है? 0 की 0। मतलब जब 0 केल्विन हो गया तब वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 0। 0 केल्विन कहीं जाता है अर्थ पे? कहीं नहीं जाता, ओनली लैब। आप समझ पा रहे मेरी बात? क्लियर है? तो ये ग्राफ भी सही है पहला वाला, दूसरा ग्राफ भी सही है, बट आपको ध्यान रखना है कब सेल्सियस में दिया है, कब केल्विन में दिया है। अच्छा, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। ये पॉइंट कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है बताओ? एक्स एक्सिस। मतलब इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? तो ये वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब वॉल्यूम 0। कब जाके वॉल्यूम 0 हो रहा है देखो जरा, 273.15। वो भी कौन सा डाला है? माइनस। इसी को हम लोग क्या बोलते थे बेटा? एब्सोल्यूट 0। डाइट वगैरह में आया रहेगा कहीं ना कहीं। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर में होता है, उसको हम लोग बोलते हैं 0 केल्विन। 0 केल्विन लिख तो देता बट बच्चे उसको ओके पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं पूरा वर्ड्स में लिखता हूं। ठीक है, क्लियर है? दोनों ग्राफ एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। चलो, ये ग्राफ कैसा होगा बोलो? वॉल्यूम वर्सेस 1/T।
डायरेक्टली? हाँ, अभी भी मान रहा है कि ये सही है बंदा। आपने क्या बोला? v बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो v इंटू वन बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, v कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस। और वन बाई टी कौन से एक्सिस पे? x एक्सिस। तो क्या बोल सकते हो? v इंटू वाई इंटू एक्स इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब y इज इक्वल टू k बाई एक्स। बोलो तो अब बताओ y और x कैसे प्रोपोर्शनल हुए? कहानी क्लियर है, सिंपल आइडिया। चलो बता सकते हो कौन सा मास m1 m2 ज्यादा रहेगा? वो आपको ट्राई करना रहेगा। ठीक है, अब बता करना पड़ेगा P2 बड़ा है P1 बड़ा है। अच्छा, ये ग्राफ का बता दो। v बाई टी क्या है? अभी तो बोले v बाई टी इज व्हाट? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का ग्राफ टेम्परेचर से बढ़ा रहे हो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो कांस्टेंट अभी भी क्या रहेगा? कैसा होना चाहिए ग्राफ? बोलो ऐसा, करेक्ट? पक्का? अब जरा आगे बढ़ते हैं। इसका क्या आएगा आंसर? सोच के बोलना। अच्छा, टाइम भी ले सकते हैं। डॉट, क्यों डॉट? v बाई डी कॉन्स्टेंट है और इस प्रोसेस में प्रेशर भी कॉन्स्टेंट है, तो प्रेशर कॉन्स्टेंट है, तो इसलिए कर लो। अब जो जो क्वेश्चन बचे वो आप करेंगे। इसके आगे कौन सा लॉ आता है बेटा? बोलो, गे-लुसाक्स लॉ। क्या? एक बात बताओ, उठ बाहर निकल, जल्दी बाहर निकल। किसको मार रहा था? देखो इसको। तो कहाँ वहां तक क्या फेंका इसने? क्या फेंका? क्या क्या किया? उठ जल्दी बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल। बैग भी ले, घर जा, अगले लेक्चर आना नहीं। चल ऑनलाइन बैठने का आएगा, अभी इधर नहीं आना मेरे क्लास में। निकल, आना रहेगा तो अपने माँ बाप को लेकर आना। निकल जल्दी। बेटा आपने बॉयल्स लॉ में P वर्सेस V का रिलेशन पढ़ लिया। चार्ल्स लॉ में किसका? V वर्सेस T। तीन ही चीज तो है, P V T। P वर्सेस V का हो गया, V और T हो गया। अब बचा कौन? दो, P और T। तो गे-लुसाक्स लॉ में P और T के बारे में पढ़ेंगे। क्या कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा? अगर P और T के बारे में पढ़ रहे हो तो क्या कॉन्स्टेंट? वॉल्यूम। तो ऐड कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। प्रेशर ऑफ अ गैस is directly proportional to what? ठीक है, तो P is directly proportional to T। अच्छा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है बेटा? ये कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक, पढ़ा है ना? अच्छा, तो कैन आई राइट P is equal to KT? therefore I can write P by T is equal to K, which means P1 upon T1 is equal to। क्या इस प्रोसेस को एक रियल लाइफ एग्जांपल बता सकते हैं जहां से टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ जा रहा है? हॉट एयर बलून। बेटा कुकिंग इन क्लोज वेसल, ढक्कन लगा के कोई चीज को पकाओ, प्रेशर कुकर। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, सिंपल मैकेनिज्म। क्लियर? ओके, ग्राफ। बेटा P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ आया स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू रीजन, बट इसमें
टी कैसे होना चाहिए? सेल्सियस है केल्विन? केल्विन अभी तो पढ़ा ऊपर। और अगर ऐसे ही ग्राफ बना दो तो बोलो अब इस पे किस पे होना चाहिए? आर वी क्लियर? सेम लॉजिक लगाए, आगे बढ़ते हैं। आपको सोच के बताना रहेगा। बोलो P वर्सेस 1/t का ग्राफ क्या आएगा? आई होप सबको क्लियर है। अगर वो डायरेक्टली तो 1/t इनवर्सली। P अपॉन T वर्सेस V का ग्राफ कैसे आएगा? डॉट, क्योंकि P/T वॉल्यूम है और वॉल्यूम का ग्राफ कांस्टेंट चल रहा है। P वर्सेस T का ग्राफ या P अपॉन T वर्सेस T का ग्राफ, बोलो। P अपॉन T क्या है? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट का ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा बट ये कांस्टेंट है। ये ग्राफ आपको सॉल्व करके देना है। चलो कहाँ थे हम लोग? ऊपर ना, चार्ज लो, फटाफट कॉपी कर लो।